राहुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर अचानक बिजनेस में उसे बुरी तरह से नुकसान हो गया और वो सड़क पर आ गया। कर्जदारों से बचने के लिए राहुल को अपनी पत्नी निधि के साथ रातों रात मुंबई शहर छोड़कर गोवा आना पड़ा। राहुल गोवा में काफी सस्ते दामों में एक घर खरीद कर रहने लगा। वो घर शहर की आबादी से दूर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने बना हुआ था। एक दिन निधि सुबह के वक्त राहुल को बोली, राहुल, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें घर लेने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? राहुल, हमारे घर के आसपास दूर दूर तक कोई और दूसरा घर नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर तो हमें इंसानों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। तुमने महसूस नहीं किया कि यहाँ आसपास कितना सन्नाटा छाया रहता है? मुझे तो दोपहर के समय बाहर जाने में भी डर लगता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो निधि कि मैंने ऐसा क्यों किया है। एक वजह तो ये है कि ये घर हमें काफी कम दामों में मिल गया, और दूसरी वजह ये है कि हमें यहाँ आसपास कोई पहचानता भी नहीं। पहचानेगा तो जब कोई यहाँ आसपास रहता होगा। राहुल, सच तो ये है कि मुझे यहाँ पर अजीब सी दहशत महसूस होती है। रात में अक्सर मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर किसी की चीखें सुनाई देती है जो इस वीराने में गूंजती है। निधि की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उसने भी उन रहस्यमयी चीखों को अक्सर रात में सुना था। राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल आया और वो उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान को गौर से देखने लगा कि तभी उसकी नजर कब्रिस्तान के चौकीदार डैनियल पर पड़ी। राहुल तेज कदमों से डैनियल के पास पहुंच गया। क्या बात है राहुल जी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। पिछले कई दिनों से इस कब्रिस्तान में मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है डैनियल। मुझे और मेरी पत्नी को रात के वक्त इस कब्रिस्तान के अंदर किसी की अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। मेरी पत्नी निधि बहुत डरी हुई है। मैं पिछले 10 साल से इस कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे भी कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मैं इसके बारे में स्वयं आपसे बात करने वाला था। तो इसका मतलब ये है डैनियल कि रात के वक्त चीखों की आवाज सुनाई देना मेरा और मेरी पत्नी का वहम नहीं, हकीकत है। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी। कुछ दिनों से मुझे भी कब्रिस्तान में अजीबोगरीब चीखों की आवाज सुनाई देती है। मैं भी अक्सर रात में चौंक कर उठ कर बैठ जाता हूँ। डैनियल, कुछ महीनों पहले जब मैं यहाँ पर नया नया रहने के लिए आया था, तब ये कब्रिस्तान और ये स्थान बिल्कुल सामान्य नजर आता था, लेकिन अब मुझे मेरा ही घर काटने को दौड़ता है। तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हो डैनियल, आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? आप सही कह रहे हैं। जब से मैं 10 दिन के बाद इस कब्रिस्तान पर लौटा हूं, तब से यहाँ का वातावरण कुछ रहस्यमय और डरावना सा हो गया है। लौटने के बाद सूख चुके पेड़ों में छिपे उल्लुओं की डरावनी आवाजों के बीच किसी बच्ची के हंसने की आवाज की गूंज मुझे सुनाई देती है, और उसके बाद एक अजीब सा शोर मुझे सुनाई देता है, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हो। आखिर पता लगाओ डैनियल कि इन सब के पीछे क्या रहस्य है। चिंता मत कीजिए राहुल जी, मैं आज रात पता लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की पूरी रात मैं जगूंगा। इतना कहकर डैनियल कब्रिस्तान के अंदर चला गया और राहुल अपने घर पर। आधी रात के बाद अचानक डैनियल के कानों में एक बच्ची के खिलखिलाने की हंसी की आवाज टकराई। कौन है? कौन है वहां पर? इतना बोलकर डैनियल ने अपने टॉर्च की रोशनी उस ओर की जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में डैनियल ने एक परछाई देखी जो एक कब्र के पास बैठकर बातें करती हुई हंस रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? मगर अचानक डैनियल के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और अचानक वहां खामोशी छा गई। डैनियल ने देखा कोई बच्ची तेजी से भागी और फिर अंधेरों में खो गई। डर से कांप रहे डैनियल ने वापस उस कब्र की तरफ टॉर्च की रोशनी की। एक बिना धड़ की लाश जिसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था, वो वहां पर पड़ी हुई थी।
अचानक डैनियल का सिर घूमने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह उठने पर वो उस कब्र पर गया जहां रात उसने कटी फटी बिना धड़ की लाश और किसी को बैठे हुए देखा था। वो कोई नई कब्र थी। तभी वहां पर कब्रिस्तान का दूसरा चौकीदार चार्ल्स आ गया। क्या हुआ डैनियल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मेरी गैर मौजूदगी में क्या किसी नए मुर्दे को दफनाया गया था क्या? नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई नया मुर्दा नहीं आया। तुम्हें कल रात किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी क्या? कल रात मैं फादर फ्रेडरिक के चर्च पर था, इसी कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। सर्दी ज्यादा होने की वजह से फादर ने मुझे चर्च में ही रुकने का आदेश दिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता चार्ल्स कि कल मैंने रात के अंधेरे में क्या देखा। ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतना घबरा गए हो? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम डरने वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो। कल रात मैंने एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनी। चार्ल्स, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस बच्ची की हंसने की आवाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैंने हंसने वाली जगह पर टॉर्च मारकर देखा तो वहां मुझे एक कटा फटा शव दिखाई दिया। उसके बाद अचानक मैं बेहोश हो गया। कितनी बार कहा है डैनियल, शराब कम पिया करो। ये सब तुम्हारे ज्यादा नशे में रहने का असर है। अब तो तुम्हें शराब पीने के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। तुमने जरूर कल रात को ज्यादा शराब पी ली होगी और कोई भयानक सपना देख लिया होगा। कभी कभी ऐसा होता है डैनियल कि हम शराब के नशे में कोई सपना देखते हैं और जब सोकर उठते हैं तो वो हमें हकीकत से मालूम पड़ता है। सुधर जाओ डैनियल, सुधर जाओ। इतना कहकर चार्ल्स वहां से चला गया। मगर भयभीत सा डैनियल किसी अनहोनी की आशंका से कांपता हुआ राहुल के पास चला गया और रात की सारी घटनाओं से बताने लगा। मुझे तो पहले से ही शक था डैनियल कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उस बच्ची की हंसने की आवाजें और वो चीखें मैंने और मेरी पत्नी ने रात के समय स्पष्ट सुनी है। लेकिन सवाल ये है डैनियल कि अब हमें करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ये सारी घटना पुलिस को बतानी चाहिए। पागल हो गए हो क्या डैनियल? भला पुलिस इस मैटर में क्या करेगी? वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। आज रात कब्रिस्तान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। राहुल रात में डैनियल के साथ रुक गया। आधी रात के बाद अचानक बच्ची की हंसने की आवाजें गूंजने लगी। उन दोनों ने जो देखा वो देखकर दोनों का खून जम गया। ठंड की सिहरन भरी लहर उनकी रगों में दौड़ गई। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। खुली हुई कब्र में बच्ची अपने हाथों में बड़ी सी सुई लिए लाशों के कटे हुए हिस्सों को सिल रही थी। इस खौफनाक दृश्य को देखकर राहुल की चीख निकल गई। चीखने की आवाज से उस बच्ची ने अपना चेहरा अचानक घुमाया और पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गई। ये देख डैनियल और राहुल वहां से डरते हुए भागने लगे। क्या हुआ? तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? तुम दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया हो। कुछ ऐसा ही समझ लो चार्ल्स। हम दोनों ने जो देखा है ना, अगर उस भयानक दृश्य को तुम देख लेते तो तुम्हारी भी सांस तुम्हारे गले में आ जाती। मुझे इस कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए अच्छा खासा समय हो गया है राहुल जी। आप तो यहाँ पर नए नए रहने आए हैं। कहीं आप भी डैनियल की तरह कहीं शराब तो नहीं पीने लगे? मैं शराब नहीं पीता चार्ल्स। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों रात के समय शराब पीकर तुम्हारे सामने डरने की एक्टिंग करेंगे? राहुल ने जब ये बात कही थी कि तभी अचानक उस कब्रिस्तान में चारों ओर बच्ची के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और कब्रिस्तान में एक अजीब सा शोर होने लगा, जिसे सुनकर चार्ल्स बुरी तरह से डर गया। लगता है आप दोनों सही कह रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आप दोनों का मजाक उड़ाया। मुझे आप दोनों पर अब पूरा विश्वास हो गया है। अब मुझे बताइए कि आप दोनों ने देखा क्या? राहुल एक ही सांस में सारी घटना चार्ल्स को बताने लगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक चर्च है। हमें उस चर्च के फादर फ्रेडरिक से मिलना चाहिए।
कुछ ही देर के बाद वो तीनों फादर फेडरिक के पास चर्च में पहुंच गए। फादर उनकी सारी बातें शांति से सुनते रहे और कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, उस कब्रिस्तान में एक छोटी बच्ची का आत्मा का साया है। तुम तीनों हमेशा इस बात को याद रखना, छोटी बच्ची की आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कल में क्या होगा। मैं कुछ समझा नहीं फादर। ये तुम्हें समझाने का समय नहीं है। जरूर उस बच्ची की आत्मा ने अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दर्द से तड़पती हुई आत्माएं बहुत क्रोधित होती हैं राहुल। अब देर मत करो, चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद फादर और वो तीनों उसी कब्र के पास खड़े हो गए। फादर कुछ पढ़कर चीख कर बोले, सामने आ जाओ। फादर ने ये कहा ही था कि 10 साल की बच्ची अचानक से हंसती हुई उन सब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोल, कौन है तू और ये लोग कौन है तेरे? फादर को देखकर वो बच्ची अजीब से भयावह अंदाज में हंसने लगी। उस बच्ची की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। मेरा नाम चंपा है। क्या हुआ था तेरे साथ? तू रात में इस कब्रिस्तान में क्यों भटकती है? तेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा और मेरी पड़ोस की आंटी मोहिनी दोनों मिलकर मेरी मम्मी को चाकू मार रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा और मोहिनी आंटी ने मेरी मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाश के टुकड़ों को इसी कब्रिस्तान में आधी रात को दफना दिया और मेरे पापा ने मुझे भी मारने की धमकी दी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई। उसके बाद हर रात को मेरे सपने में मुझे मेरी माँ की लाश दिखती थी। वो मुझे उठाकर कब्रिस्तान लाती और फिर मैं वहीं बैठकर सुई से माँ की लाश के टुकड़ों को सिलती। ये बताते हुए चंपा के चेहरे पर अजीब सी वहशत उत्पन्न हो गई और उसका चेहरा देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया और उसके शरीर की खाल पूरी तरह से काली हो गई। ये देखकर राहुल, डैनियल और चार्ल्स के रोंगटे खड़े हो गए, मगर फादर ने हाथ का इशारा करके उन तीनों को रोके रखा। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी माँ आई और मोहिनी आंटी के सीने पर चढ़ गई जो मेरे पापा के कमरे में सो रही थी और आंटी को नोच नोच कर खाने लगी। उसके बाद माँ ने पापा को भी मार डाला और नोच नोच कर टुकड़े कर दिए। मैं ये सब कुछ छत पर से देख रही थी। डर की वजह से मैं छत से गिरकर मर गई, लेकिन मरने के बाद भी हर रात को मैं यहाँ आती हूँ, पापा और आंटी की लाश को सिलती हूँ, लेकिन अगली रात फिर उनके टुकड़े टुकड़े मिलते हैं यहाँ पर। ये बोलकर चंपा गायब हो गई। ये बच्चे की अतृप्त आत्मा है। इसके पिता और उस मोहिनी नाम की औरत को ये भगवान की तरफ से सजा है। अब दोबारा तुम सब यहाँ पर कभी कदम भी मत रखना, वरना तुम सब जान से हाथ धो बैठोगे। आज भी आधी रात को रहस्यमयी हंसी की चीखों की आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटों और सरसराहटों को अपने भीतर लिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान पड़ा है। अब वहां मुर्दों को दफनाने भी कोई नहीं चाहता। अगले दिन राहुल अपनी पत्नी को लेकर उस मकान को छोड़कर चला गया।